ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। एपिसोड 170। रेहान की एंजल अक्षत की बेबी डॉल है। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि जहां किया अपने प्लान में कामयाब हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान और मयंक बहुत ही बेसब्री के साथ किया के गार्ड का इंतजार कर रहे थे। अब आगे वो सब बैठकर अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी एक गार्ड अंदर आता है और वह प्रिंस को बताता है कि जिस गार्ड को बुलाने के लिए कहा गया था वह आ चुका है। ये सुनकर रेहान खुश हो जाता है। वह तुरंत ही कहता है कि उसे अंदर ले आओ। वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड प्रिंस की ओर देखने लगता है तो प्रिंस भी अपनी आंखें झपकाकर उसे लाने का इशारा करता है। वह गार्ड तुरंत ही बाहर चला जाता है और उसके जाने के कुछ देर बाद दो गार्ड के साथ किया का आदमी अंदर आता है। ये किया के स्पेशल ट्रेन किए हुए गार्ड थे और यह विदेशी थे, इस वजह से वह इन लोगों को नहीं पहचान पाता है। तभी प्रिंस उसे गार्ड को पास आने का इशारा करता है। वह गार्ड तुरंत ही उनके समीप जाकर खड़ा हो जाता है और उन सबको बड़े ही आदर के साथ ग्रीट करता है। रेहान तो इतनी जल्दीबाजी में था कि बिना किसी के बोलने का इंतजार किए हुए वह तुरंत ही उसे गार्ड से पूछता है कि किया कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं, पर उसे गार्ड को अपनी मैडम के बारे में यूं ही किसी को बताने की इजाजत नहीं थी। वह लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, इस वजह से वह तुरंत ही रेहान से कहता है कि सर, आप किस मैडम की बात कर रहे हैं? हमें इस नाम की किसी भी लड़की की जानकारी नहीं है। रेहान समझ जाता है कि वह इतनी आसानी से उसे किया का पता बताने वाला नहीं है। तभी मयंक कहता है कि हम आपके मैडम के बारे में पूछ रहे हैं। तभी वह गार्ड कहता है कि सर, हमें हमारी मैम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने हमें वहां रुकने के लिए कहकर कुछ दिन पहले यहां से जा चुकी हैं और इसके आगे हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें उनका तब तक यहां इंतजार करना है जब तक वो हमें आगे कोई ऑर्डर नहीं देती हैं। फिलहाल अभी हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। ये सुनकर मयंक को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम उनके पर्सनल गार्ड हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? अगर तुम हमें किया के बारे में सच सच नहीं बताओगे तो इसी वक्त मैं अपने बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने पर उतार दूंगा। मयंक की धमकी को सुनकर उसे गार्ड को कोई असर नहीं होता है। वह फिर भी रिस्पेक्ट के साथ करता है कि सर, हमें सच में मैमा के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी इन दोनों में बहस हो ही रही थी कि बीच में अक्षत बोलता है कि देखो, हम तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहे हैं। तुम हमेशा कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। अक्षत के इतना कहने पर भी वह गार्ड बिना डरे इस तरह डटकर खड़ा था और एक बार भी उसकी आंखों में खौफ नजर नहीं आ रहा था। वह फिर से उतने ही विनम्रता के साथ करता है, सर, मुझे सच में मैमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन सब की बहस होता देखकर प्रिंस थोड़ा परेशान हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि किया के जाने के बाद उसके लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह अपने लोगों के लिए कितनी केयरिंग है। वह उन्हें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानती है और कभी भी उन्हें किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ती है। अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो वह उसे क्या जवाब देगा, वह अभी सोच ही रहा था कि तभी मयंक गुस्से में उठकर उसे गार्ड की तरफ बढ़ जाता है। तभी रेहान तेज आवाज में मयंक को रुकने को कहता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी एंजल के किसी भी आदमी को किसी तरह की परेशानी हो, वरना उसकी एंजल को पता चलेगा तो कहीं वो उससे नाराज ना हो जाए। अब तक तो वह किया को अच्छे से समझ चुका था
उसके लोग उसके लिए उसकी एक फैमिली थी। इस वजह से रेहान नहीं चाहता था कि मयंक गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम उठाए जिससे उसकी एंजल उन दोनों से नाराज हो जाए। रेहान की आवाज को सुनकर प्रिंस अपने होश में वापस आता है और देखता है कि मयंक गुस्से से उसे गार्ड को घर रहा है, मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। तभी रेहान मयंक को शांत करते हुए कहता है कि मयंक शांति से अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये किया का आदमी है, इस वजह से तुम इसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, वरना उसे पता चलेगा तो वह तुमसे नाराज हो जाएगी। यह सुनते ही तो मानो मयंक का गुस्सा एक पल में ही छूमंतर हो जाता है। अब उसे ये सोचकर डर लगने लगा कि कहीं ये गार्ड किया को बता ना दे कि हम लोग उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे और उसकी प्यारी भी प्रिंसेस उससे नाराज हो जाए। कभी रेहान के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले किया ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत रिंग दिया था और कहा था कि जब भी तुम इसे मेरे किसी भी आदमी को दिखाओगे तो वह लोग बिना किसी परेशानी के तुम्हारी हेल्प करेंगे और पूरी तरह से तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। रेहान के लिए ये किया का दिया हुआ पहला गिफ्ट था, इसलिए वह इसे बहुत ही संभाल कर हमेशा अपने साथ रखता था। वह तुरंत ही उसे निकालकर उसे गार्ड को दिखाता है और कहता है कि देखो, हम आपकी मैडम के दोस्त हैं, हम उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें बस उनकी फिक्र हो रही है, इस वजह से हम यहाँ उन्हें ढूंढने आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है वो कहीं किसी खतरे में है, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, बस इसी वजह से हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। गार्ड तो बस उसके हाथों में रखी उसे रिंग को देख रहा था, जो उन लोगों की मैडम किसी खास को ही दिया करती थी जो उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। पर इस रिंग में कुछ और भी खास था, जिसे देखकर गार्ड समझ चुका था कि यह मैडम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसलिए वह तुरंत ही अपना सर रेहान के आगे झुकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत ही रेहान से बताना शुरू कर देता है कि कुछ दिन पहले वह लोग इस खूंखार आदिवासियों के पास गए थे, जहां पर उन लोगों ने हम पर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे उन सब ने मैडम को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया और लोगों ने हमारे चोटों पर बैंडेज भी किया। जब मैडम ने उन्हें अपने यहाँ आने का कारण बताया तो उन लोगों ने उसे चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया। इससे मैडम बिल्कुल निराश हो चुकी थी, लेकिन वहां के मुखिया ने मैडम को बताया कि वह लोग ऐसा करेंगे तो उनके कई हजार सालों की परंपराएं टूट जाएगी और उनकी कुलदेवी नाराज हो जाएगी। लेकिन आप निराश ना होइए, हम आपको एक दूसरा रास्ता भी बताते हैं जिससे आपका काम भी हो जाएगा और हम कुलदेवी के प्रकोप से भी बच जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मैडम को वह बातें बताएं जो कुछ भी वहां हुआ था। गार्ड ने सब कुछ रेहान को बता दिया। फिर उसने बताया कि उन लोगों ने वहां पर मैडम को अकेले रुकने के लिए कहा था, पर शंकर मैडम को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इस वजह से मैडम के रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों ने शंकर को भी वहां रुकने की इजाजत दे दी और फिर उन लोगों ने हमें सही सलामत जंगल के बाहर छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ हमें आगे का कुछ भी पता नहीं है। हमें मैडम ने कहा था कि हम उनका वही होटल में रहकर इंतजार करें, इस वजह से हम लोग अभी वहां ही रुके हुए हैं। गार्ड ने यह बात जानबूझकर नहीं बताई कि मुखिया के बेटे का इलाज मैडम ने ही किया था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसकी मैडम की आइडेंटिटी रिवील हो जाती और बहुत से ऐसे लोग थे जो मैडम की तलाश में लगे हुए थे। वो उनसे बहुत से खतरनाक पॉइजन बनवाना चाहते थे, जिससे वो इस दुनिया को तबाह कर सके और उसे पर खुद हुकूमत कर सके। वह देखने में भले ही मामूली गार्ड लगते थे, पर वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे और उसे पता था कि अगर इतनी खास चीज इनके पास है तो जरूर यह मैडम के बारे में सब कुछ जानते होंगे, सो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं।
महसूस हुई उसे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बातों को सुनकर अक्षत, प्रिंस और मयंक का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। जहां आज तक अक्षत भी नहीं जा पाया था, जबकि वह पूरा एरिया उसके ही कब्जे में था। लेकिन वह आदिवासी उससे मिलने बाहर ही आया करते थे और वह लोग किसी भी तरह से किसी बाहरी को अपने जंगल में घुसने की इजाजत भी नहीं देते थे। ऐसा क्या है उसे लड़की में जो वह लोग उसके आगे झुक गए? इस वक्त अक्षत किया के बारे में बिल्कुल भी भूल गया था। उसे तो बस रेहान की एंजल ही समझ में आ रही थी, जिसे वह लोग ढूंढने आए थे। वही प्रिंस सोचने लगा कि वाकई में ये डॉक्टर केआर गजब की लड़की है। इसके अंदर तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत है। फिर भी कितनी ज्यादा भोली और मासूम है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो इतनी काबिलियत रखते हुए वो इस दुनिया पर राज करने की सोचता, पर ये लड़की तो सिर्फ दूसरों की ही भलाई करती है। सच में दुनिया में सिर्फ ये वन पीस ही है, इसके जैसा अब शायद ना तो कोई होगा और ना ही आएगा। वही मयंक की सोच में तो कुछ अलग ही ढोल नगाड़े बज रहे थे। वह तो मानो खुशी के मारे उछल रहा था। उसकी बहन के अंदर कितनी ज्यादा टैलेंट है, वो किसी को भी अपने बस में कर सकती है। वो तो इस पूरी दुनिया के नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिया। सच में उसकी बहन जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वही रेहान सोच रहा था कि उसकी एंजल इस समय किसी खतरे में होगी। उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, वह क्या करे और कैसे अपनी एंजल के पास पहुंचे। कहीं उसे कुछ हो गया तो वह उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके दिल की धड़कन ये सोच सोच कर तेज हो रही थी। वही घबराहट की वजह से उसे बेचैनी होने लगती है। वो उस जंगल में जा नहीं सकता है और उसे उसकी एंजल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी अक्षत का दिमाग घूमता है और उसे अब सब कुछ समझ में आ जाता है। वह सारी बातों को फिर से अपने दिमाग में रिपीट करता है। उसे समझने में देर नहीं लगती है कि रेहान की एंजल ही उसकी बेबी डॉल है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या अक्षत रेहान को बता देगा कि उसकी एंजल उसके पास है, या फिर उसके मन में कुछ और ही चल रहा है? जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, आप सब ने मुझे भर भर के शिकायत किया है कि मैं इतने छोटे एपिसोड क्यों देती हूं और इतने दिनों तक एपिसोड क्यों नहीं दे रही थी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बात ही देता हूं कि पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल के चक्कर काट के मैं थक चुकी थी। बहुत सारे टेस्ट भी कराए, पर कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर में इतना तेज फीवर मुझे क्यों हो जा रहा है और इतना पेन क्यों होता है। मुझे लास्ट में पता चला कि मुझे चिकनगुनिया हो गया है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी। इसी वजह से मैं स्टोरी नहीं लिख पाती हूँ। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में स्टोरी लिखती हूँ, तो आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि सभी ने मुझसे यही पूछा था। हालांकि मैं ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों की नाराजगी मुझसे इतनी ज्यादा थी कि मुझे ये बताना पड़ा। और कौन चाहेगा कि इतना अच्छा मेरा चैनल चल रहा है तो मैं उसे इस तरह से खराब करूंगी। और मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हैं जिनके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, भला उनसे दूरी क्यों बनाऊंगी। पर मैं कोशिश करूंगी कि छोटा ही एपिसोड सही इस स्टोरी को आगे बढ़ाती रहूं। सो मेरे सभी दोस्तों से देरी के लिए माफी चाहती हूं। चलिए आगे एपिसोड में बढ़ते हैं। एपिसोड 171, रेहान और मयंक की बहस। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से वह गार्ड आकर किया के बारे में रेहान को बताता है। वही अक्षत को पता चल जाता है कि उसकी बेबी डॉल ही रेहान की एंजल है। अब आगे अक्षत को जब ये समझ आता है कि रेहान की एंजल ही उसकी बेबी डॉल है, तो उसे पता नहीं क्यों अपने दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह फीलिंग कैसी है, क्यों उसे इतना बुरा लग रहा है। आखिर में वह उसे अभी ही तो मिला है, फिर क्यों उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास होने से उसे खुशी मिलती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था ये सोचकर कि क्या वह
उसे दोबारा फिर कभी देख पाएगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर रेहान को पता चला कि यह उसकी बेबी डॉल है तो रेहान अक्षत की परछाई भी किया पर नहीं पड़ने देगा। मिलने की तो बात दूर है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी बेबी डॉल थी जिसके होने से उसे सुकून का एहसास होता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था, तो दूसरी तरफ रेहान था जो उसे अपनी एंजल बता रहा था, शायद जिसका इंतजार वह वर्षों से कर रहा था और उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था। क्या करे वह, इन लोगों को बताएं कि ना बताएं, वह अजीब से कश्मकश में था। तभी उसे याद आता है कि किया ने उससे कहा था कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर वह जरूरी ना होता तो वह अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ कभी ना आती। इसलिए अभी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। यही सोचकर अक्षत चुप्पी साथ लेता है और वह कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ मयंक और रेहान बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किया तक कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे गार्ड से तो उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती जिससे उसे तक पहुंचा जा सकता है। अंतिम बस एक ही रास्ता था कि यह लोग भी उसे जंगल में जाएं, पर इनकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह जिंदा लौटकर भी आ पाएंगे कि नहीं। इन्हें इतना तो पता था कि किया से है वो लोग किया को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर ये लोग वहां जाएंगे तो जान से मारे जाएंगे। रेहान सोचता है कि अगर वह मर जाएगा तो वह अपनी आगे की जिंदगी कैसे किया के साथ बिता पाएगा। क्या उसे यहीं रहकर किया का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि किया का काम जैसे ही खत्म होगा वह तुरंत ही वापस आ जाएगी। रेहान डरपोक नहीं था, पर उसे पता था कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है और उसने अपनी जिंदगी के जो सपने किया के साथ देखे हैं वह तो धरे के धरे ही रह जाएंगे। आज सच में रेहान स्वार्थी बन रहा था। तभी प्रिंस उसे गार्ड को वहां से जाने को कहता है। गार्ड रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। प्रिंस को अभी तक ये नहीं समझ आया था कि आखिर में रेहान ने उसे गार्ड को ऐसा क्या कहा जो अभी तक कुछ ना बताने वाला। वह गार्ड तोते की तरह सब कुछ रटने लगा। प्रिंस रेहान से पूछता है कि रेहान, तुमने उसे गार्ड को ऐसा क्या कहा जो उसने तुम्हें एक ही बार में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वह अपनी मुस्कान को तुरंत ही छुपा लेता है। तभी मयंक और अक्षत भी उससे यही बात पूछते हैं, क्योंकि यह सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे और रेहान उसे गार्ड के पास खड़ा था। इस वजह से किसी ने भी उसके हाथों की रिंग को नहीं देखा था, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि आखिर में रेहान और गार्ड के बीच क्या हुआ। तब रेहान उन लोगों से कहता है कि मेरी एंजल ने मुझे कुछ ऐसा दिया था जिसे देखकर उसे गार्ड ने मुझे वह सब बातें बताई थी। शायद ये बहुत ही कीमती चीज थी और इसे एंजल के सभी आदमी अच्छे से पहचानते थे। शायद ये कोई रिस्पेक्टेबल लोगों को ही दिया जाता होगा, किसी ऐसे खास को जिसके इन्हें रेस्पेक्ट करनी पड़ती होगी। इसी वजह से तो उसे गार्ड ने जैसे ही ये देखा उसने बिना एक बार भी बहाना किया सारी बातें बता दी। यह सुनकर अब उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वाकई में वह बहुत ही अच्छे से अपने गार्डों को तैयार कर रखा है। यहाँ पर उन लोगों का काम खत्म हो गया था, इसलिए वह लोग प्रिंस की मेहमान नवाजी का थोड़ा लुत्फ उठाते हैं और फिर वह सब अपने विला के लिए निकल जाते हैं। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों से थे, इसलिए रास्ते में उनकी कोई बात नहीं हो पाती है। जैसे ही वो विला पहुंचते हैं सबके सब हाल में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। इस समय तीनों के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। जहां रेहान की बेचैनी काम नहीं हो रही थी कि वह अपनी एंजल से कैसे मिले, वही मयंक सोच रहा था कि क्या हुआ अपने बिग ब्रो को किया के बारे में बता दे कि यह उनकी छोटी बहन है, या फिर उसे अभी अपनी प्रिंसेस का इंतजार करना चाहिए।
तभी वह अपने मन में सोचता है कि हाँ यही ठीक होगा, अभी मुझे इंतजार करना चाहिए और जब वह मिलेगी तब मैं भाई को सरप्राइज दूंगा। उसकी खूबसूरती और उसके टैलेंट को जानकर भाई तो बिल्कुल आश्चर्य में ही पड़ जाएंगे। जैसे हम सबको एक जोर का झटका लगा था वैसे ही भाई के साथ में भी होगा। मुझे तो उनका फेस देखकर बड़ा मजा आएगा। ये सब सोकर मयंक मन ही मन खुश हो रहा था और उधर अक्षत के मन में चल रहा था कि क्या उसे किया के बारे में इन लोगों को बता देना चाहिए। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर इन्हें पता चलेगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएंगे और फिर अभी तो बेबी डॉल को मुझे डॉक्टर केआर से भी मिलवाना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अभी तक तो मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं थी क्योंकि मैं अपनी उम्मीद छोड़ चुका था, पर अब अपनी बेबी डॉल को देखकर मुझे जीने की उम्मीद मिली है। वह जरूर मेरी मुलाकात डॉक्टर केआर से करवा देगी। मैं अभी इन लोगों को कुछ नहीं बता सकता। सब अपने अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहे थे, तभी सर्वेंट आकर उन सब की सोच में ब्रेक लगता है और पूछता है कि सर आप लोगों को कुछ चाहिए। अक्षत सर्वेंट को कुछ भी ना लाने के लिए कहता है क्योंकि वह लोग अभी अभी तो लंच करके आए थे, सो उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था। सर्वेंट वहां से चला जाता है। तभी रेहान कहता है कि मैं कब अपने एंजल से मिल पाऊंगा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो कैसी होगी, ठीक भी होगी कि नहीं, वहाँ कितना ज्यादा खतरा है। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्या हुआ हम लोगों को नहीं बता सकती थी, हम लोग भी साथ आते तो उसका काम आसान हो जाता। तब मयंक कहता है कि मैंने उसके साथ जाने की बहुत जिद की थी, पर तुमको तो पता है वो कैसी है। वह अपने किसी भी काम के लिए अपनों की लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकती है, चाहे उसकी जान क्यों ना चली जाए, पर वह अपने रहते किसी को भी चोट नहीं पहुंचने देगी। तभी रेहान भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, हाँ सच में तुमने ठीक कहा, वह बिल्कुल ही ऐसी है। मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर वह है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं होता है। पर इस बार आने दो, मैं उसे कोई भी काम नहीं करने दूंगा और उसे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तभी रेहान की बातों को सुनकर मयंक उसे अपनी आंखें घूरते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं भी तो उसका कब से इंतजार कर रहा हूँ, वह मेरे साथ जाएगी। मयंक की बातों को सुनकर रेहान को गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, वो मेरे साथ जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं। मयंक भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि किसी गलतफहमी में मत रहना, वह जैसे ही आएगी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब क्या था, दोनों में बहस होने लगी। वही अक्षत तुम दोनों को देखकर यह नहीं समझ पा रहा था कि माना कि रेहान उसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा है क्योंकि वह उसकी एंजल है, पर मयंक उसे किस हक से ले जाने को कह रहा है। वह तो उसे पर ऐसे हट जाता रहा है जैसे वह उसकी हो, शायद वह दोनों दोस्त हैं इस वजह से, वरना मयंक की जगह अभी और कोई होता तो रेहान उसकी जान ही निकाल लेता। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है रेहान अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, लेकिन ये जिस तरह से बोल रहा है रेहान उसे क्यों बर्दाश्त कर रहा है। जहां तक मैं जानता हूँ रेहान तो इतना बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं है। अब तक में वो मयंक के दांत तोड़ चुका होता। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है। तभी मयंक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगता है कि तू उसे अपने साथ ले जाएगा और मैं चुप बैठकर तेरा मुंह देखता रहूंगा? तो ये तेरी गलत फहमी है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। रेहान भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो करना है कर लेना। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? मेरी मजबूरी ना होती तो मैं अभी के अभी तुझे यहीं पर शूट कर देता। उसकी बातों को सुनकर मयंक ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है
कि हाँ तू मुझे सूट करेगा, मुझे एक उंगली तो लगा कर दिखा, वह तेरी उंगली ही तोड़ देगी, बाद चला है शूट करने, इतना क्या करवा, उसे अपने साइड से धकेलते हुए निकल जाता है। बेचारा रेहान तो उसका मुंह ही देखते रह जाता है। सच में वो कितना मजबूर हो गया है अपनी एंजल के लिए, वरना इतना बोलकर उसके सामने कोई निकल जाए इतनी किसी की औकात नहीं थी। पर यह मयंक तो एक नंबर का चालक निकला। वह अपनी बहन का सहारा लेकर हमेशा मुझे ब्लैकमेल करता रहता है, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। वह बेचारा बहुत ही बेचारगी से जाते हुए मयंक को देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि मयंक को पढ़कर यही पटक पटक कर मारे जब तक वो उसके पैर पड़कर माफी ना मांगने लगे। वही सामने बैठा अक्षत तो अपना मुंह खड़े उन दोनों को देख रहा था। जहां तक उसे पता था रेहान बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और निर्दय किस्म का इंसान था। वह किसी पर रहम नहीं करता था, चाहे उसके सामने उसका कोई अपना ही क्यों न खड़ा हो। वह सिर्फ अपने माँ बाप और अपने दादा दादी के लिए ही अच्छा था। हाँ, अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा था, पर इतना भी अच्छा नहीं था कि उसे कोई इतना सुनकर चला जाए और वो खड़ा होकर उसका मुंह देखता रहे। जहां तक उसे याद है, वो एक छोटी सी भी गलती के लिए मयंक को बड़ी से बड़ी सजा दिया करता था। पर आज ऐसा क्या हो गया जो मयंक ने उसे इतना कुछ उसके मुंह पर सुना दिया और वह बिल्कुल किसी प्यारे बच्चे की तरह उसकी सारी बातें सुनता रहा। अक्षत का तो कर ही चक्कर आने लगा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया है। उसके ना रहने पर जो उसे पता नहीं है, जो शेर आज भीगी बिल्ली बना हुआ है और बिल्ली शेर बनकर उसे पर झपट्टा मार रहा है। अक्षत तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि रेहान से पूछे, पर इस समय रेहान के चेहरे पर जो गुस्सा दिख रहा था, शायद वह बम बनकर उसी के ऊपर ना फूट पड़े। इस वजह से वह अपना मन बदल लेता है और मन में ही रहता है कि जाने दो, मैं मयंक से ही पूछ लूंगा, वरना यह मयंक का सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देगा। कितना का कर वह भी शांति से उठकर अपने रूम की ओर चल देता है। इधर रेहान वहीं खड़ा होकर अपनी मुट्ठी कस के बंधे हुए था। वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। उसे सच में मयंक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए नहीं कि उसने उसे कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि वो इतने दिनों से अपनी एंजल से नहीं मिल पाया और अब उसके आने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। वह अपने मन में ही करता है, देखता हूँ कौन मुझे मेरी एंजल को दूर करता है। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी जिद ही नहीं, मेरी सनक है, मेरा प्यार है और मेरी जिंदगी है। उससे ही मेरी सांसें हैं। उसके बिना तो मैं एक पल भी जीना नहीं सोच सकता हूँ और ये लोग मुझसे मेरी जिंदगी को ही दूर करने की बात कर रहे हैं। वह मैं कैसे होने दे सकता हूँ। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या अक्षत को पता चल जाएगा कि मयंक और किया का रिश्ता क्या है? क्या मयंक अक्षत के पूछने पर उसे सब सच बता देगा? चलिए ये जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 172, किया पर हमला। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से रेहान और मयंक के बीच बहस होती है, पर उनकी बस देखकर अच्छा दिया नहीं समझ पाता कि मयंक उसे इस तरह क्यों बात कर रहा है। अब आगे, एक तरफ जहां रेहान और मयंक किया के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किया लैब में अपने रिसर्च में लगी हुई थी। उसने पूरा दिन आज बहुत ही कड़ी मेहनत की थी, पर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था। वह आज नाकामयाब थी। वहीं सीनियर साइंटिस्ट जिसकी जगह पर अभी किया काम कर रही थी, वह उससे नाराज होकर वहां से जा चुके थे। उनके मन में किया के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वह जाकर ऑपरेटिंग रूम में लगे बड़े से टीवी स्क्रीन में लाइव का पूरा नजारा देख रहे थे। वह देख सकते थे कि किस तरह किया अपने हर काम को परफेक्टली कर रही थी। उसे देखकर तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि वह एक छोटी सी लड़की है। उसके काम करने का तरीका इतना ज्यादा परफेक्ट था
कि मानो जैसे कोई बहुत ही बुजुर्ग और एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति यह काम कर रहा हो। या सब देखकर तो मानो उस सीनियर साइंटिस्ट का खून ही खोलने लगता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसने इतने सालों तक मेहनत की थी, तब वो इस मुकाम पर पहुंचा था, और यह 15-16 साल की लड़की बिना कुछ किया कैसे इतनी आसानी से यह काम कर पा रही है। कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वो कैमरे को और ज्यादा जूम करके देखने लगता है, लेकिन ये उसकी आंखों का धोखा नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे लैब में रखे सारे इंस्ट्रूमेंट को आराम से चला रही थी। वो उन्हें इस तरह से उसे कर रही थी मानो वह सबके बारे में सब कुछ जानती हो। क्या उसे इन नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे सब कुछ पता है। ये जब नया नया आया था तब उसे समझने में उसे सीनियर साइंटिस्ट को भी 2 दिन लग गए थे। पर क्या ये लड़की इन सभी के बारे में अच्छी जानकारी रखती है, क्योंकि वह देख सकता था कि उसने किसी से भी हेल्प नहीं ली थी। वहीं लैब में खड़े और भी डॉक्टर उसे अपनी आंखें बड़ी किए हुए देख रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह अभी तक छुए भी नहीं थे और इसके बारे में उन्हें अभी थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, कैसे उन इंस्ट्रूमेंटों को ये छोटी लड़की बड़े आराम से उसे कर रही है। एक बार भी उसके हाथ नहीं कांप रहे हैं, ना ही उसे डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई गलती हो गई तो भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। वहीं सीनियर साइंटिस्ट का तो ये सब देखकर दिमाग ही चक्र रहा था। उसे अब किया से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद एके ने इस छोटी लड़की की काबिलियत देखकर ही इसे लाया होगा, और अगर यह यहाँ काम करेगी तो उन लोगों की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि एके किसी भी नाकामयाब शख्स को अपने पास नहीं रखता है। और वैसे भी उन्हें 2 साल हो गए थे, पर अब तक उनके हाथ कोई रिजल्ट नहीं लगा था। लेकिन जिस तरह कि इस लड़की की स्पीड है, उसे डर था कि कहीं ये सब उसे लड़की ने तैयार कर लिया तो एके उनका क्या करेगा। उन्हें पता था कि एके बहुत ही ज्यादा निर्दय है, वो किसी को नहीं बकक सकता है। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, उसका काम होना चाहिए, बदले में वह उसकी मुंह मांगी कीमत भी देता है। और वह लोग भी इसी तरह आए थे। अब सीनियर साइंटिस्ट को डर लग रहा था और उसे किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उधर किया इन सब चीजों से अनजान अपने कामों में लगी हुई थी। उसे यहाँ किसी से कोई मतलब नहीं था। वह पूरे दिन अपना काम करने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। जब भी किया इस तरह का काम करती थी तो वह पूरे दिल और दिमाग से उसमें जुट जाती थी। उसे तो यहाँ तक अपने खाने पीने का ख्याल भी नहीं रहता था, और आज भी वह यही कर रही थी। उसने अब तक कुछ भी खाया पिया नहीं था, बस अपने काम में लगी हुई थी। रात होने वाली थी, इस वजह से सारे लोग वहां से जाने वालों पर किया अब भी वहां अपना काम कर रही थी। थोड़ी देर में वहां घर सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब तक सारे लोग जा चुके थे। किया को थोड़ा काम था, इस वजह से वह अभी भी रुकी हुई थी। लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही उसका काम खत्म होता है, वह भी वहां से चली जाती है। किया ने अपने लिए थोड़ी शांत जगह पर अपना रूम पसंद किया था, जिससे उसे किसी भी तरह की डिस्टर्ब ना हो। वह तुरंत जाकर अपने कुछ सामान को एक ड्रॉ में रखती है और फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर में वह नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकलती है। उसने अपने शरीर पर वाइट कलर का बाथरो पहन रखा था, जिसमें उसकी दूध सी गोरी त्वचा बिल्कुल शीशे की तरह झलक रही थी। वह अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगती है। वह इस समय अपने रूम में अपने कपड़ों को ढूंढ रही थी, क्योंकि वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई थी। पर उसने एके को अपनी जरूरत की चीज भेजने को कह दिया था, पर उसे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र एक और दरवाजे पर पड़ती है। वह आगे बढ़कर उसे दरवाजे को खोलती है।
तो सामने का नजारा देखकर उसकी होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहां पर एक से एक बेहतरीन कपड़े रखे हुए थे, साथ में मेकअप के सामान और जो भी लड़कियां उसे करती थी वह सारे सामान रखे गए थे। सामान बहुत ही ज्यादा थे, शायद किया उन्हें कभी उसे यूज नहीं करती क्योंकि उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी, वह बिल्कुल सिंपल ही रहती थी। उतने में ही वह कहर ढाती थी और अगर वह इस तरह की फैशनेबल चीज यूज करती तो पता नहीं उसे देखने वालों का हाल क्या होता। वह उसमें से एक सिंपल सी ड्रेस निकाल लेती है और चेंज कर लेती है, तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वह सोचती है कि इस वक्त कौन आया होगा। वह जाकर डोर खोलती है तो सामने सर्वेंट ट्रॉली में खाना लेकर खड़ा था, जिसे देखकर किया साइड हो जाती है। वो लेडीज सर्वेंट थी, खासकर एके ने उसे किया के लिए अपॉइंट किया था। उसका काम 24 घंटे किया का ध्यान रखना था, उसकी जरूरत का ध्यान रखना था। वह सर्वेंट रिस्पेक्ट से किया के आगे सर झुकता है और कहती है कि मुझे सर ने आपके लिए अपॉइंट किया है, इसलिए आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप बेहिचक मुझे कहिएगा। किया उसे देखते हैं। वो लगभग 22 साल की होगी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो अपने लैंग्वेज में बोल रही थी। किया को भी वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आई थी, इस वजह से उसे उसकी बातों को समझने में कोई परेशानी नहीं होती। किया ने उससे प्यार से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम डेजी बताया। किया ने उससे कहा कि ठीक है, अगर मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, अब तुम जा सकती हो। डेजी ने फिर से अपना सर झुकाया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद किया की नजर खाने पर पड़ी। खाना उसकी पसंद का ही था और हेल्दी था, इस वजह से किया को कोई दिक्कत नहीं होती। वह आराम से बैठकर अपना खाना फिनिश करने लगती है। आज वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया था क्योंकि अब वो यहाँ तक पहुंचकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। यहाँ तक पहुंचाने के लिए उसने बहुत ही कठिन मेहनत की थी, सो अब उसे जल्दी से एंटीडोट बनाना था। किया ने पहले ही सोच रखा था कि वो खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर अपना मेल चेक करेगी क्योंकि उसकी बहुत सी कंपनियां थी, सो उसे बहुत से मेल भी आते थे, लेकिन वह जल्दी ही अपना काम खत्म करके सो जाएगी। वह यही सोचकर जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करती है। खाना खाने के बाद वह डेजी को वहां से ट्रॉली जाने को कह देती है, फिर वह अपने बेड पर जाकर आराम से बैठ जाती है और लैपटॉप चालू कर सारे मेल चेक करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद उसका काम खत्म होता है। उसने सिर्फ अपने बहुत जरूरी कामों को ही किया था, बाकी सब अपने असिस्टेंट के पास भेज दिया था। अब उसे नींद आ रही थी, सो उसे सोना था। वह बेड पर लेट जाती है। इस समय उसे किसी का भी ख्याल नहीं आता, उसके दिमाग में तो बस उसे एक्सपेरिमेंट को करने का अलग अलग तरीका ही चल रहा था। सो उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर का तो हाल ही बुरा, ना उसे भूख लग रही थी ना प्यास। वह जैसे ही खाना खाने बैठता है उसकी आंखों के सामने लैब का सीन चलने लगता है। वो गुस्से में खाना छोड़कर वहां से उठ जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत ही अपने फोन से किसी को कॉल लगता है। उधर से हेलो की आवाज आती है तो सीनियर साइंटिस्ट बड़े ही प्यार से उसे ग्रीट करता है और कहता है कि सर आप कैसे हैं। दूसरी तरफ का व्यक्ति उसे अपने ठीक होने की बात करता है। थोड़ी देर हाल चाल पूछने के बाद सीनियर साइंटिस्ट उनसे पूछता है कि सर जी, एंटीडोट को हम लोगों ने डॉक्टर केआर के साथ मिलकर बनाया था, क्या उसे एंटीडोट को उसके बाद किसी और ने भी सीखा था या फिर किसी और को हुआ एंटीडोट दिया गया था। उसकी बात को सुनकर दूसरे तरफ का व्यक्ति बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके बाद उसे एंटीडोट को कभी किसी ने नहीं बनाया और ना ही कभी किसी ने उसे किसी को सिखाया था।
तभी थोड़ा हिचकिचाते हुए सीनियर साइंटिस्ट बोलता है कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने उसे अपने बच्चों को सिखाया हो। तो फिर से उस व्यक्ति ने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये बना था उसे वक्त तुम्हें याद होगा कि हम लोगों से एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर लिया गया था जिसमें अगर हम इसे किसी को सिखाते हैं या देते हैं तो इसके बदले में हमें जमाने के तौर पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी देनी होगी और हमसे साइंटिस्ट की डिग्री भी छीन ली जाएगी और अब तक जितनी भी उपाधियां हमें मिली है वह भी हमसे छीन लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, हमें इसकी कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ जानने के बाद किसी की भी हिम्मत हुई होगी कि वह इसे अपने बच्चों को सिखाकर अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में डालें। और रही बात इस इवेंट करने की, तो डॉक्टर केआर ने इसे बनाने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया था या कहीं भी बेची और खरीदी नहीं जा सकती है। ये सुनकर सीनियर डॉक्टर को यकीन ही नहीं होता है कि जब किसी को ये सिखाई नहीं गई और कहीं पर यह बची नहीं गई तो इस लड़की को इसके बारे में कैसे पता चला। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो सीनियर डॉक्टर सब जानने के बाद उन्हें बाय करके फोन कट कर देता है। अब उसके मन में बहुत से सवाल घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि इस लड़की ने इसे किसी से चुराया होगा। जरूर यह उन 5 साइंटिस्ट में से किसी एक की रिलेटिव होगी और उन लोगों ने इसका फॉर्मूला अपने पास रखा होगा जिसे जानकर इस लड़की ने इसे चोरी कर लिया होगा। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं होता है। वही बाकी के रूम में भी सभी डॉक्टरों का हाल यही था। वह भी अपना दिमाग तरह तरह से दौड़ा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतना सब कुछ जानती है। उसने तो खुद ही कहा था कि अभी उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो फिर वह इतना सब कुछ कैसे जानती है। वही कोई एक शख्स और था जो बहुत ही शांति के साथ कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे से देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह खामोशी के साथ बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को एकटक देखे जा रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। तभी किया के कमरे में एक परछाई बहुत ही धीरे धीरे करके इंटर करती है। उसने अपने आप को पूरी तरह से नकाब से ढक रखा था। उसके शरीर का एक अंग भी नहीं दिख रहा था, बस एक काली परछाई ही दिख रही थी। किया सुकून से सोई हुई थी। वह परछाई धीरे से दरवाजा खोलकर रूम के अंदर इंटर करती है और वह बहुत ही धीरे कदमों से किया के बेड की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथों में एक तेज चमकता हुआ खंजर था जो पीली लाइट की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी जो एक छोटी येलो कलर की लाइट से आ रही थी। वो परछाई बहुत ही शांति के साथ किया की ओर बढ़ते ही जा रही थी। अब वह किया के बेड के पास पहुंच गई थी। उसने थोड़ी देर एक तक किया को देखा, फिर उसके बाद बिना किसी आवाज के उसने अपने हाथों में लिए हुए खंजर को देखा और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ किया के पेट पर वार कर दिया। तो दोस्तों, क्या किया को वो खंजर लग जाएगा? क्या वह परछाई आज किया अपनी जान ले लेगी और क्या किया की मौत हो जाएगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।